नमस्कार। मैं हूं प्राध्यापक अशोक सिंह, रिजवी महाविद्यालय मुंबई से। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं हिंदी युवक भारती के अंतर्गत सम्मिलित 8वां पाठ सुनो किशोरी के बारे में पढ़ेंगे। सुनो किशोरी एक पत्र है जिसकी लेखिका आशा रानी वोरा जी हैं। यह पत्र माँ द्वारा बेटी सुगंधा को लिखा गया है। जीवन और साहित्य का अटूट संबंध होता है। किसी भी लेखक की रचनाओं को जानने के लिए उसके जीवन को जानना आवश्यक है। साहित्यकार का जीवन उसके साहित्य में निहित होता है। इसलिए साहित्य को समझने से पहले, रचना को पढ़ने से पहले हमें लेखक परिचय पढ़ना आवश्यक है। तो चलिए हम लोग लेखिका आशा रानी वोरा जी का परिचय पढ़ते हैं। श्रीमती आशा रानी वोरा जी का जन्म 7 अप्रैल 1921 को अविभाजित भारत के झेलम जिले के दुल्हा नामक गांव में हुआ था। आधुनिक हिंदी साहित्य में नारी विषयक लेखन में इनका नाम अग्रणी रहा है। प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में इनके लेख धारावाहिक रूप से अर्थात लगातार छपते रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी रही महिलाओं के जीवन संघर्ष को चित्रित करना और वर्तमान नारी वर्ग के सम्मुख आदर्श प्रस्तुत करना लेखिका के लेखन कार्य का प्रमुख उद्देश्य था। आशा रानी जी की रचनाओं ने लेखन की नई धारा को जन्म दिया है और हिंदी साहित्य में नारी विमर्श लेखन की परंपरा को समृद्ध किया है। लेखिका को अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। लेखिका का निधन 2009 में हुआ। हमने लेखिका का परिचय पढ़ लिया। अब इसके बाद उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे कि उनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं। प्रमुख कृतियां: भारत की प्रथम महिलाएं, स्वतंत्रता सेनानी लेखिकाएं, क्रांतिकारी किशोरी, स्वाधीनता सेनानी, लेखक पत्रकार आदि। अब हम प्रस्तुत विधा का परिचय पढ़ेंगे। अनेक साहित्यकारों, महान राजनीतिकों द्वारा अपने परिजनों को भेजे गए पत्रों ने तत्कालीन साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक स्थितियों का लेखा जोखा प्रखरता से प्रस्तुत किया है। इन पत्रों का कला पक्ष साहित्यिक कलात्मकता को स्पर्श करता है। अतः यह जो पत्र विधा है वो बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक बन पड़ा है। अब हम लोग पाठ परिचय की तरफ बढ़ेंगे। पाठ परिचय: सुनो किशोरी। लेखिका ने अपनी इस नवीनतम पत्र शैली में किशोरियों की शंकाओं, प्रश्नों एवं दुश्चिंताओं का समाधान एक मां, अंतरंग सहेली और मार्गदर्शिका के रूप में किया है। किशोरियों के हृदय में झांक कर मित्रवत उन्हें उचित, अनुचित, करणीय, अकरणीय का बोध कराया है। देखिए यहाँ पर मित्रवत, मित्र के जैसा। किशोरियों जो टीनेजर हैं, करणीय और अकरणीय, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसका ज्ञान कराया है। हमारे देश की नई पीढ़ी पश्चिमी देशों से आ रहे मूल्यों और संस्कारों का अंधानुकरण करती जा रही है। बिना सोचे समझे उसको अपनाए जा रही है। हमारे देश की संस्कृति और परंपराओं को काल बाह्य और त्याज्य मानकर उसकी अवहेलना कर रही हैं। काल बाह्य, आउटडेटेड, कि समय से ये बाहर हो चुका है, और त्याज्य मतलब उसे छोड़ देना चाहिए।
अवहेलना कर रहे हैं, उसका निरादर कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं, उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। आत्मनिर्भर हो जाने से युवक युवतियों का जीवन के प्रति बदला दृष्टिकोण, विवेकहीनता और जल्दबाजी में लिया जाने वाला निर्णय नई पीढ़ी का जीवन सौंदर्य नष्ट कर रहा है। लेखिका के अनुसार नए मूल्यों को भारतीय संस्कृति, परंपराओं और संस्कारों की भूमि पर उतारकर स्वीकारना होगा। पाठ परिचय में हमने देखा कि बताया गया है कि यह पत्र है जिसमें किशोरियों अर्थात जो टीन एजर लड़कियां हैं उनके मन की शंकाओं को, उनके मन में उठ रहे प्रश्नों को और दुश्चिंताओं का समाधान किया गया है। दरअसल यह एक पत्र है जो कि एक माँ अपनी बेटी सुगंधा को लिखती है। सुगंधा कॉलेज में पढ़ती है। उसकी एक सहेली है जो कि कॉलेज में प्रथम वर्ष में पढ़ रही है और उसकी मित्रता एक लड़के से हो जाती है और उससे प्रभावित होती है, प्रेम करने लगती है और यहाँ तक कि वो शादी करने के बारे में भी सोचने लगती है। इस प्रसंग में सुगंधा उसका साथ नहीं देती है, लेकिन असमंजस की स्थिति में सारी बातों से वो अपनी माँ को अवगत कराती है और उस पर जो है सुझाव मांगती है। माँ वहाँ पर जो है सिर्फ उसकी सहेली रचना को ही संबोधित करते हुए नहीं, बल्कि आज की युवा पीढ़ी और अपनी बेटी सुगंधा को भी संबोधित करते हुए इस सामान्य पत्र के माध्यम से उनका उचित मार्गदर्शन करने का प्रयास किया है। तो चलिए हम लोग जो है इस पाठ को पढ़ते हैं। सुनो किशोरी। सुनो किशोरी, जिसकी लेखिका हैं आशा रानी वोरा। सुनो सुगंधा, तुम्हारा पत्र पाकर खुशी हुई। तुमने दो तरफा अधिकार की बात उठाई है, वह पसंद आई। बेशक जहां जिस बात से तुम्हारी असहमति हो वहां तुम्हें अपनी बात मुझे समझाने का पूरा अधिकार है। मुझे खुशी ही होगी तुम्हारे इस अधिकार प्रयोग पर। इससे राह खुलेगी और खुलती ही जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि माँ अपनी बेटी सुगंधा के पत्र को पा करके खुशी होती है और उसमें जिस बात को, जिसका जिक्र सुगंधा ने किया है, उसे वो पसंद करती है और कहती भी है कि इस पत्र में जो मैं सुझाव दे रही हूँ हो सकता है कि उससे तुम्हें असहमति हो। बेशक असहमति होना भी चाहिए, लेकिन उस पर खुल करके बात करना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी भी समस्या पर खुल करके बात करते हैं, अपना विचार रखते हैं, तो निश्चित ही उसका उपाय, उसका समाधान या नए रास्ते निकल आते हैं। जहां कहीं कुछ रुकती दिखाई देगी वहां भी परस्पर आदान प्रदान से राह निकाल ली जाएगी। अपनी अपनी बात कहने सुनने में बंधन या संकोच कैसा, कि मन में जो आए, कुछ शंका है तो उसको कहने में संकोच नहीं होना चाहिए। मैंने तो अधिकार की बात यूं पूछी थी कि मैं उस बेटी की मां हूं जो जीवन में ऊंचा उठने के लिए बड़े ऊंचे सपने देखा करती है। आकाश में अपने छोटे छोटे डैनों को चौड़े फैलाकर, डैना पंख, मतलब ये कि आकाश में उड़ने की चाहत रखती है अपने पंख को फैला कर। आज की युवा पीढ़ी जो किशोरावस्था में होते हैं वो सभी इसी तरह के ऊंचे सपने देखते हैं और वो हवा में उड़ने लगते हैं। अर्थात जो है यहाँ पर जो लेखिका हैं वो बेटी को समझाने का प्रयास कर रही है। कहती क्या है कि आप हवा में उड़ो, सपने देखो, लेकिन वास्तविक धरातल को मत छोड़ो। अपनी जड़ों को मजबूत रखो और उसको जो है हमेशा ध्यान में रखो। धरती से बहुत ऊंचाई में फैले इन डैनों को यथार्थ से दूर समझकर भी मैं काटना नहीं चाहती। वहां पर बताती हैं मां कि मैं
राह का रोड़ा नहीं बनना चाहती हूं, केवल उनकी डोर मजबूत करना चाहती हूं कि अपनी किसी ऊंची उड़ान में वे लड़खड़ा न जाएं। कहने का तात्पर्य कि संस्कृति और संस्कार के माध्यम से वो उन्हें मजबूत शिष्टाचार और संस्कार, संस्कृति, परंपरा की बातें सिखाना चाहती हैं, जिससे वो मजबूती से जुड़ी रहे और उचित क्या है, अनुचित क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उसका निर्णय ले सके। इसीलिए कहना चाहती हूं कि उड़ो बेटी उड़ो, पर धरती पर निगाह रखकर। कहीं ऐसा न हो कि धरती से जुड़ी डोर कट जाए और किसी अनजाने अवांछित स्थल पर गिरकर डैने छत विछत हो जाए। अनजाने, अवांछित, अनएक्सपेक्टेड, जैसा न चाहते हुए डैने पंख छत विछत होना, टूट करके नष्ट हो जाना। तो यहाँ पर जो है माँ समझाती है कि मैं तो जो है ध्यान रखने के लिए कह रही हूँ कि अपनी जड़ को और मजबूत बनाओ, अपनी संस्कार से जुड़ी रहो, क्योंकि वही हमें जो है एहसास कराता है अपनी संस्कृति और परंपराओं का, और वहीं से सच्चा ज्ञान मिलता है ये समझने के लिए कि जीवन में हम जो कार्य कर रहे हैं वो उचित है या अनुचित है। यदि हम वास्तविक धरातल को छोड़ करके सिर्फ हवा में उड़ते हैं तो कहीं न कहीं जीवन में हम औंधे मुंह गिरते हैं, अर्थात धोखा खाते हैं, और उसका दुष्परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर जो है माँ समझाती है कि तुम एक समझदार लड़की हो और तुमसे सावधानी की अपेक्षा की जा सकती है, अर्थात मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम इस तरह की सावधानी जीवन में बरतोगी। यह सावधानी का ही संकेत है कि निगाह धरती पर रखकर उड़ान भरी जाए, उस धरती पर जो तुम्हारा आधार है। देखिए यहाँ पर जो है माँ बेटी को किस तरह से, कितनी शालीनता से, कितनी सलीके से, स्पष्ट रूप से समझा रही है। धरती, कौन सी धरती की बात की जा रही है, कौन से जमीन की बात की जा रही है? जो उसका आधार है, उसमें तुम्हारे परिवेश का, तुम्हारे संस्कार का, तुम्हारी सांस्कृतिक परंपरा का, तुम्हारी सामर्थ्य का भी आधार जुड़ा होना चाहिए। देखिए यहाँ पर माँ जो है आधार की बात कर रही है, वो कौन सा आधार है? परिवेश, वातावरण, माहौल, परिस्थिति, संस्कार, जो उसे जो है अपने माता पिता, घर परिवार से सीख मिली हुई है, रीति रिवाजों के रूप में अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उससे जुड़ा होना चाहिए। सांस्कृतिक परंपरा, ये जो है सिद्धांतों के रूप में हमें पीढ़ी दर पीढ़ी सीखने को मिलती है, और इसी में हमारा सामर्थ्य है, कुछ कर सकने की क्षमता, शक्ति, इससे हमें जुड़ा होना चाहिए। इससे हट करके हमें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। हमें पुरानी जर्जर रूढ़ियों को तोड़ना है। देखिए यहाँ पर रूढ़ी की बात की गई है। रूढ़ी क्या होती है कि परंपरा के रूप में ही हम जो पुरानी सिद्धांतों को, विचारों को, मान्यताओं को मानते हैं, यदि वो अनुपयोगी हो गया हो, काम का न हो, प्रथा या रीति रिवाज है लेकिन वो काल से बाह्य हो गया हो, अब अनुपयोगी है, तो उसका साथ छोड़ देना चाहिए। अच्छी परंपराओं को नहीं, लेकिन हमारी जो परंपराएं, जो रीति रिवाज, जो प्रथा अच्छी हैं, लाभकारी हैं, जीवन को संवारने वाली हैं, उनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। परंपरा और रूढ़ी का अर्थ समझती हो ना तुम? यहाँ पर माँ अपनी बेटी सुगंधा को परंपरा और रूढ़ी का अर्थ समझाने के लिए देखिए उसके अंतर को स्पष्ट कर रही है। तो इस अंतर को समझने के लिए अपने सांस्कृतिक आधार से संबंधित साहित्य अपने कॉलेज पुस्तकालय से खोज कर लाना, उसे जरूर पढ़ना। कि यदि माँ वहां पर बताती है, यदि परंपरा और रूढ़ी से अवगत नहीं हो, परिचित नहीं हो, कुछ नहीं समझती हो, या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इससे संबंधित जो है लाइब्रेरी के अंदर, वाचनालय में, पुस्तकालय में जो भी साहित्य होगा, जो भी किताबें होंगी, उसको ला करके पढ़ना और अपनी परंपरा और रूढ़ी को समझने का प्रयास करना।
यह आधार एक भारतीय लड़की के नाते तुम्हारे व्यक्तित्व का अटूट हिस्सा है, इसलिए क्योंकि एक भारतीय लड़की होने के नाते जो है रूढ़ी और परंपरा से अवगत होना आवश्यक है। अपने संस्कारों की जड़ों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही हमारे जीवन का आधार होता है। बदले वक्त के साथ बदलते समय के नए मूल्यों को भी पहचान कर हमें अपनाना है, पर यहाँ पहचान शब्द को रेखांकित करो, बिना समझे बिना पहचाने कुछ भी नया अपनाने के लाभ के बजाय हानि उठानी पड़ सकती है। यहाँ पर जो है माँ बेटी को समझा रही है कि बेशक बेशक समय परिवर्तनशील होता है और समय के साथ जो है बदलाव अपेक्षित है। ठीक उसी तरह से रूढ़ी को त्याग करके नए मूल्यों को भी हमें अपनाना पड़ता है, लेकिन बिना सोचे समझे नए मूल्यों को नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि जब तक हम उसकी उपयोगिता को वो उसके औचित्य को नहीं समझते हैं तब तक उसे अपनाना फायदेमंद नहीं है, बल्कि ऐसा करने पर कई बार हमें नुकसान भी उठाना पड़ता है। अर्थात माँ जो है बताती है कि बेशक यदि उपयोगी लगता है तो समय समय पर हमें नए मूल्यों को भी स्वीकार करना चाहिए। पश्चिमी दुनिया का हर मूल्य हमारे लिए नए मूल्य का पर्याय नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये कि वेस्टर्न जो कल्चर है, पाश्चात्य जो संस्कृति है, वहां के मूल्यों को ज्यों का त्यों बिना सोचे समझे हमें स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्यों का त्यों वो नया मूल्य का पर्याय नहीं है। नए मूल्य में भी हमें देखना चाहिए, परख करना चाहिए कि हमारे लिए क्या उपयोगी है, क्या उसकी आवश्यकता है। हमारे बहुत से पुराने मूल्य अब इतने टूट फूट गए हैं कि उन्हें भी जैसे तैसे जोड़कर खड़ा करने का मतलब होगा अपने आधार को कमजोर करना, या यूं भी कह सकते हैं कि अपनी अच्छी परंपराओं को रूढ़ी में ढालना। यहां पर जो है बहुत अच्छी बात माँ ने बताया कि हमारी कुछ जो है रूढ़ियां ऐसी हैं जो जर्जर हो चुकी हैं, पुरानी हो चुकी हैं, बेशक अनुपयोगी हो चुकी हैं, वो काम की नहीं है। ऐसे परंपरा को और उससे जुड़े हुए मूल्यों का त्याग जरूरी है। उसका सहारा लेना मतलब अपनी जड़ को, अपने आधार को कमजोर करने जैसा होगा। समय के साथ अपना अर्थ खो चुकी या वर्तमान प्रगतिशील समाज को पीछे ले जाने वाली समाज की कोई भी रीति नीति रूढ़ी है। समय के साथ अनुपयोगी हो गए मूल्यों को छोड़ती और उपयोगी मूल्यों को जोड़ती निरंतर बहती धारा परंपरा है, जो रूढ़ी की तरह स्थिर नहीं हो सकती। यहां पर देखिए बहुत ही अच्छे शब्दों में मां ने अपनी बेटी को रूढ़ी और परंपरा के अर्थ को समझाया है। रूढ़ी क्या है? वो रीति और नीति, हमारे समाज की रीति और नीति है जो समाज के साथ अनुपयोगी हो गया है, जो अनुपयोगी हो गया है, वो रोड़ा बन रहा है हमारे वर्तमान प्रगतिशील समाज के लिए। बेशक उसका त्याग लाजमी है, स्वाभाविक है। परंपरा क्या है? और निरंतर बहती हुई जलधारा के समान है, निर्मल स्वच्छ जल के समान। वो रूढ़ी के जैसे स्थिर नहीं है, अनुपयोगी नहीं है। परंपरा तो उपयोगी है, क्योंकि यह निरंतर आगे चलती रहती है और नए नए मूल्यों को अपने में समाहित करती रहती है, नए नए मूल्यों को अपने में शामिल करती रहती है। इसलिए परंपरा उपयोगी है। यही अंतर है दोनों में। रूढ़ स्थिर है, परंपरा निरंतर गतिशील है, एक निरंतर बहता निर्मल प्रवाह जो हर सड़ी गली रूढ़ी को किनारे फेंकता और हर भीतरी बाहरी देशी विदेशी उपयोगी मूल्यों को अपने में समेटता चलता है। इसलिए मैंने पहले कहा है कि अपने टूटे फूटे मूल्यों को भरसक जोड़कर खड़ा करने से कोई लाभ नहीं। आज नहीं तो कल वे जर्जर मूल्य भराकर गिरेंगे ही, मतलब उनका साथ छूट जाएगा, तेजी से वो खत्म हो जाएंगे।
तो यहाँ पर जो है रूढ़ी क्या है, जो अनुपयोगी और बेकार हो चुकी परंपराएं, जो रीति रिवाज हैं वो रूढ़ी है। और परंपरा क्या है, परंपरा जो है वो हम सदियों से चली आ रही हमारे रीति रिवाज के रूप में है, लेकिन वो गतिशील है, पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें आवश्यक परिवर्तन होते रहता है। जो अच्छी चीज़ें होती है उसको स्वीकार कर लेते हैं और फिर हम आगे उसी को लेकर बढ़ते रहते हैं। इस तरह से वो गतिशील है। इसी तरह पश्चिमी मूल्य भी जो हमारी धरती के अनुकूल नहीं है, ज्यों के त्यों यहाँ नहीं उगाए जा सकते, अर्थात ज्यों का त्यों उसे अपनाया नहीं जा सकता, वो हमारी परंपरा का हिस्सा नहीं बन सकता। उगाएंगे तो वे पौधे फलीभूत नहीं होंगे, अर्थात यदि हम जो है ज्यों का त्यों पाश्चात्य मूल्यों को स्वीकारेंगे तो हमारे काम का नहीं होगा, हमारे लिए फायदेमंद नहीं होगा, होंगे तो जल्दी झड़ जाएंगे, अर्थात उसका साथ छूट जाएगा, नष्ट हो जाएंगे, या उससे हमें सुख नहीं मिलेगा। वे फल हमारे किसी काम के नहीं होंगे। मुझे लगता है पत्र का यह अंश आज तुम्हारे लिए कुछ भारी हो गया। बेहतर है अपनी संस्कृति व परंपरा को ठीक से समझने के लिए फुर्सत के समय में इससे संबंधित साहित्य पढ़ना, इसलिए कि यह बुनियादी जानकारी हर भारतीय लड़की के लिए जरूरी है, जिससे वह अपनी धरती, अपनी जड़ों को अच्छी तरह पहचान सके। यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छी बात कही है, माने कि हर एक भारतीय लड़की को उसकी परंपरा, उसके रूढ़िगत रीति रिवाजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसे अपनी परंपरा का पूरा ज्ञान होना चाहिए। यही उसकी बुनियाद है, यही उसकी नींव है, यही उसका आधार है, उसी पर उसका भावी जीवन टिका होता है। यहां तुम्हारी सहेली रचना के संदर्भ में यह प्रसंग इसलिए कि वह इस सीमा रेखा को नहीं समझ पा रही है। यहाँ पर जो सुगंधा है, सुगंधा की एक सहेली है, उसका नाम है रचना। रचना के संदर्भ में मां समझा रही है कि उसका प्रसंग लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अपनी मर्यादाओं को नहीं समझ पा रही है, वो अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करने जा रही है। वो इसलिए कि शायद उसे परंपरा का ज्ञान नहीं है, शायद उसमें अच्छे संस्कार नहीं है, या संस्कारगत नहीं है, या संस्कारों को भूल चुकी है। एक रचना का ही संघर्ष नहीं है, यह एक पूरी पीढ़ी का संघर्ष है। और ऐसी परिस्थिति आज सिर्फ एक रचना का नहीं है, यह समस्या सिर्फ रचना के सामने नहीं है, बल्कि रचना के जैसे ही आज की जो किशोरावस्था या नई पीढ़ी के लोग हैं, उन सभी के सामने यही समस्या है। ये समस्या कौन सी? परंपरा का, परंपरा से अवगत न होना, अच्छे संस्कारों की कमी, उनकी जड़ें कमजोर होना। नई पीढ़ी पुराने मूल्यों को तो काट फेंकना चाहती है, अर्थात उसका साथ छोड़ देना चाहती है, पर नए मूल्यों के नाम पर केवल पश्चिमी मूल्यों को ही जानती पहचानती है। कहने का मतलब यह कि वेस्टर्न कल्चर, पाश्चात्य संस्कृति के आकर्षण में आकर के वे उन्हीं को ज्यों का त्यों बिना सोचे समझे अपनाने की लालसा रखते हैं। कहें उधार लिए मूल्यों से ही काम चला लेना चाहती हैं। नए मूल्यों को के निर्माण का दमखम अभी उसमें नहीं आया है। मतलब ये कि उसमें इतनी क्षमता नहीं है, इतनी योग्यता नहीं है कि अपनी परंपराओं के साथ जो है दूसरी संस्कृति की नए मूल्यों को जो उपयोगी हो उसको स्वीकार करें और अपनी परंपरा को और फलते फूलते हुए आगे बढ़ाएं। इतनी योग्यता अभी इस नई पीढ़ी के पास नहीं है, और इसके पीछे कारण भी है, क्योंकि आज की नई पीढ़ी खुद जो है अपनी परंपरा से भली भांति परिचित नहीं है, उसमें संस्कार की भी कमी है। जिनमें अच्छे संस्कार होते हैं वो इस तरह से पाश्चात्य संस्कृति या उसके नए मूल्यों या उसके जो है रीति रिवाजों की तरफ आकर्षित नहीं होते। यदि आकर्षित भी होते हैं तो अंधानुकरण नहीं करते, बिना सोचे समझे उसकी नकल नहीं करते हैं। सुनो, नए मूल्यों का निर्माण करना है तो नए ज्ञान विज्ञान को पहले अपनी धरती पर टिकाना होगा। अपनी सामर्थ्य और अपनी सीमाओं में से
ही उसकी पगडंडी काटनी होगी। यह पगडंडी काटने का साहस ही पहले जरूरी है। नई चौड़ी राह उसी में से खुलती दिखाई देगी। यहाँ पर बहुत अच्छी पंक्तियों के और शब्दों के माध्यम से बहुत ही अच्छे से और सलीके से माँ ने अपनी बेटी को समझाया है कि हमारी जो परंपराएं हैं उन परंपराओं को हमें दूसरे की परंपराएं, उसकी संस्कृति, उसमें आए हुए नए मूल्यों के साथ जोड़ना है। हमें अपनी परंपरा को छोड़ करके नए मूल्यों को स्वीकार नहीं करना है, क्योंकि ऐसे में असंगत व्यवहार होगा और हम तालमेल नहीं बिठा पाएंगे। इसलिए अपनी परंपरा को अपनाते हुए, उसके साथ निर्वाह करते हुए नए मूल्यों को हमें स्वीकारना है, अर्थात नई परंपराओं, नए रीति रिवाज को अपनाना है अपने अनुसार, जो हमारे काम का हो। अर्थात हमारी जो परंपरा है उसमें से एक जो है रास्ता, एक राह निकालना है जो हमें सीधे नई परंपरा के साथ जोड़े। अर्थात वहाँ पे हमें समझौता करना है, समायोजन करना है, एडजस्टमेंट करना है। सीधे जो है नए मूल्यों को या नई परंपराओं को अपनाना नहीं है। वहाँ पर हमें अपनी ही परंपरा के साथ समझौता करने पर एक नई राह खुलती हुई दिखाई देती है, जिसमें हम नए मूल्यों को अपनाते हैं और हमारी परंपरा के साथ जो है उसमें सामंजस्य स्थापित होता है। तुम अपनी सहेली रचना को यह समझाओ कि क्रांति की बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, किसी कहीं पर भी रिवॉल्यूशन, क्रांति, रिवॉल्यूशन, परिवर्तन, बदलाव लाने की बातें करना बहुत आसान होता है, पर कोई छोटी सी क्रांति भी कर दिखाना कठिन है। मतलब वास्तव में वास्तविक धरातल पर बदलाव लाना, परिवर्तन लाना बहुत मुश्किल होता है। और एक ही झटके में यूं टूट हार कर बैठ जाना तो निहायत मूर्खता है, बेवकूफ़ी है। अर्थात जो है कहीं पर किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालात में यदि हमारे मन के मुताबिक कार्य नहीं होता है तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। यदि हम निराश होते हैं तो समझो कि जो है बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। फिर अभी तो वह प्रथम वर्ष के पूर्वार्ध में ही है, अर्थात रचना अभी कॉलेज में पढ़ रही है, प्रथम वर्ष है उसका, पहला साल है। अभी तो 2 साल उसे आगे भी पढ़ना है। अभी से उसे ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। मतलब कि जिस लड़के से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा है उसके प्रेम जाल में फंसना, उसके साथ जल्दबाजी में शादी करने जैसे निर्णय पर नहीं पहुंचना चाहिए। अभी उसके सामने कॉलेज का भी जीवन पड़ा हुआ है। जरूरी हो तो सोच समझ कर वे अपनी दोस्ती को आगे बढ़ा सकते हैं। मतलब ये कि रचना जिस लड़के से प्रभावित हुई है, जिसके प्रति वो आकर्षित हुई है, जिसके लिए उसके मन में प्यार पनपा है, और अपनी परंपरा, अपने संस्कार को भुलाकर वो आगे बढ़ जाना चाहती है, जीवन भर के लिए उसका हाथ थामने के लिए तैयार होना चाहती है, उसे थोड़ा सावधान होना होगा, सतर्क होना होगा। कैसे? कॉलेज जीवन की पूरी अवधि में वे निकट मित्रों की तरह रहकर एक दूसरे को देखे, जाने, जांचे, परखें। यहां पर जो है माँ सुगंधा को बता रही है कि चाहो तो रचना को समझा सकते हो और उसे ये कदम उठाना चाहिए कि जो कॉलेज का जीवन है, उसकी पढ़ाई का समय है, उस समय वो उस लड़के के साथ सिर्फ मित्रता रखें और एक दूसरे को और अच्छे से जानने, पहचानने, परखने की कोशिश करें। एक दूसरे की राह का रोड़ा नहीं, प्रेरणा और ताकत बनकर परस्पर विकास में सहभागी बने। अर्थात एक दूसरे का साथ दें, रुकावट न बने, इंस्पायर करें, एक दूसरे का हौसला बढ़ाएं, एक दूसरे को साथ दें। अभी वो पढ़ाई करें, मन लगा करके पढ़ाई करें जो उनका कर्तव्य है, और एक अच्छे दोस्त की भूमिका में रहें। फिर अपनी पढ़ाई की समाप्ति पर भी यदि वे एक दूसरे के साथ
पूर्ववत लगाव महसूस करें। पहले जैसा ही उनमें प्रेम अगर बना रहे तो उन्हें लगे कि निकट रहकर सामने आई कमियां, गलतियों ने भी उनकी दोस्ती में कोई दरार नहीं डाली। अर्थात उतने दिनों तक, मान लो 3 साल तक वे दोस्त बने रहे और उस दरमियान उनके बीच कुछ अनबन नहीं हुआ, या एक दूसरे की जो कमियां रही उन कमियों से भी वे प्रभावित नहीं हुए, उनके प्रति दुर्भावना नहीं आई, लड़ाई झगड़े नहीं हुए, अनबन नहीं हुए, और वे आगे भी जीवन निर्वाह कर सकते हैं साथ में रह करके। पहले के जैसा ही उनमें प्रेम बना हुआ है, उनमें आकर्षण है, तो बेशक वे एक दूसरे को उनकी समस्त खूबियों कमियों के साथ स्वीकार करके अपना लें, अर्थात उन्हें जीवन साथी के रूप में चुन सकते हैं। उस स्थिति में की गई यह कथित क्रांति न कठिन होगी न असफल होगा। अर्थात ऐसी परिस्थिति में एक लंबे समय तक, 3 वर्ष का जो समय होगा, उस समय वे भली भांति एक दूसरे को परख पाएंगे, समझ पाएंगे, और वो एक दूसरे की अच्छाइयों और बुराइयों को भी भली भांति जान लेंगे। फिर ऐसे में यदि वो जीवन साथी बनते हैं, एक दूसरे से शादी करते हैं, तो कभी अड़चन नहीं आएगी। मेरी राय में रचना को और उसके दोस्त को तब तक धैर्य से प्रतीक्षा करनी चाहिए, और इस बीच वे पूरे जतन के साथ एक दूसरे के लिए स्वयं को तैयार करें। बिना तैयारी के जल्दबाजी में पढ़ाई के बीच शादी का निर्णय लेना केवल बेवकूफ़ी ही कही जा सकती है, क्रांति नहीं। कहने का मतलब ये कि आप कॉलेज में पहुंचे और कॉलेज में पहुंचते ही तुरंत किसी के प्रति आकर्षित हुए और तुरंत फैसला कर लें कि नहीं अब शादी करनी है, तो ये बेवकूफ़ी भरा कदम है। हमें कुछ वक्त गुजारना चाहिए। कम से कम जो है कॉलेज जो जीवन है, भले ही वो 3 साल 5 साल का हो, उतने समय तक साथ में रह करके अच्छे दोस्त की भूमिका में होते हुए हमें एक दूसरे की अच्छाइयों को, बुराइयों को समझने का प्रयास करना चाहिए। उसके बाद शादी जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करना चाहिए। अन्यथा वो क्रांति नहीं होती है, वह जीवन भर की सजा बन जाती है, और वो जीवन में कभी वो शादी सफल नहीं होती है। इतनी जल्दबाजी में तो किसी छोटे से काम के लिए उठाया कोई छोटा कदम भी शायद ही सफल हो। यह तो जिंदगी का अहम फैसला है। मैं समझती हूं रचना की इस मूर्खतापूर्ण क्रांति में उसकी सहायता न करने का तुम्हारा निर्णय एक सही निर्णय है, पर तटस्थ रहना ही काफी नहीं है। यहाँ पर जो है माँ अपनी बेटी सुगंधा को समझा रही है कि तुमने जो है बहुत अच्छा किया कि तुमने जो फैसला किया है रचना का इस मूर्खतापूर्ण निर्णय में साथ न देने का, यह काबिले तारीफ है। लेकिन एक अच्छा दोस्त होने के नाते ऐसे निष्क्रिय बैठे रहना, तटस्थ रहना काफी नहीं है, तुम्हें कुछ करना होगा। यदि रचना सचमुच तुम्हारी प्यारी सहेली है तो उसका हित अहित देखना भी तुम्हारा काम है। एक अच्छे दोस्त का ये काम होता है कि वो अपने दोस्त के भलाई और बुराई को देखे, उसकी बुराई या कहीं पे उसका नुकसान हो रहा हो तो उसमें वो मदद करे। उसमें हस्तक्षेप करना भी मतलब उसमें रुकावट डालना, दखल देना एक दोस्त का कर्तव्य होता है। यहाँ पर माँ अपनी बेटी सुगंधा को समझा रही है कि अगर कहीं पर जो है तुम्हें रचना का अहित दिख रहा है, उसका बुरा दिख रहा है, तो वहां पर तुम्हें हस्तक्षेप करना चाहिए, दखल देना चाहिए। पर रचना को इसके लिए दोष देने व उसकी भर्त्सना करने से भी बात नहीं बनेगी। कहने का मतलब ये कि उसको खाली गलती या उसका फॉल्ट निकालने, उसका अपराध, उसकी कमी निकालने से काम नहीं बनेगा। उसकी निंदा करने से, भर्त्सना, उसकी निंदा, बुराई करने से काम नहीं बनेगा, बल्कि यदि उसकी बुराई की जाएगी, उसका तिरस्कार किया जाएगा, तो बात और बिगड़ जाएगी। हो सकता है कथित प्यार के जुनून में इसका उल्टा असर हो और वह तुम्हारी बात का बुरा मानकर तुमसे कन्नी काटने लगे, मतलब तुम्हारा साथ छोड़ दे। मुहावरा है कन्नी काटना, साथ छोड़ दे। इसलिए संभल कर बात करनी होगी और सूझबूझ से बात संभालनी होगी।
मतलब ये कि ऐसी परिस्थिति जो है बहुत ही नाजुक होती है। ऐसे में बहुत ही समझदारी और के साथ सचेत और सावधानी से कदम उठाने होंगे। समझाना भी जो है सीधे समझाने से बात बिगड़ सकती है। दोष अकेली रचना का है भी नहीं, दोष उसकी नासमझ उम्र का है। कहने का मतलब ये, किशोरावस्था जो होता है उसमें जुनून होता है, जोश होता है, उमंग होता है, कुछ कर गुजरने की चाहत होती है। और ऐसे में अक्सर जो है युवा पीढ़ी या लड़के या लड़की गलत कदम उठा भी लेते हैं या मूर्खतापूर्ण फैसला कर लेते हैं, या उसके उस परिवेश का है जिस माहौल में वो पली पड़ी है, जिस माहौल में उसका पालन पोषण हुआ है। वो परिवेश, वो परिस्थिति भी उसके लिए जिम्मेदार हो सकता है, या जिसमें उसे संभल कर चलने के संस्कार नहीं दिए गए। मतलब ये कि उसको जैसे कि ऐसे माहौल में उसका पालन पोषण हुआ जहां पर उसको जो है अच्छे और बुरे की सीख नहीं दी गई। ये भी कारण हो सकता है। यह उम्र ही ऐसी है जब कोई भावुक किशोरी किसी युवक की प्यार भरी मीठी मीठी बातों के बहकावे में आकर उसे अपना सब कुछ समझने लगती है और कच्ची रोमानी भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में मूर्खता कर बैठती है। ऐसा अक्सर होता है कि लड़कियों को जब जो है थोड़ी संस्कार की कमी रही या अच्छा परवरिश नहीं मिलता है तो वे बाहरी लड़कों के बहकावे में जल्दी आ जाती हैं और भावनाओं में बह करके जो है प्रेम प्रसंग में वो रुचि लेने लगती हैं, उससे प्रभावित होती हैं और आकर्षित होती हैं। पछतावा उसे तब होता है जब पानी सिर से गुजर चुका होता है। मतलब ये कि जब समय बीत चुका होता है और समय निकल गया होता है तब पछतावा होता है। इसलिए ऐसी नौबत ना आए उसके पहले ही सचेत होना चाहिए। इस अल्हड़ उम्र में अगर वह लड़की अपने परिवार के स्नेह संरक्षण से मुक्त है, आजादी के नाम पर स्वयं को जरूरत से ज्यादा अहमियत देकर अंतर्मुखी हो गई है, तो उसके फिसलने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। यहां पर रचना की बात की जा रही है कि अगर वो ये अल्हड़ उम्र है, उसका कमसिन उम्र है, नादान है वो, और ऐसे में फिसलने की जो है संभावनाएं ज्यादा होती हैं। और फिर यह जिसके पास जो है परिवार के प्यार का जो है संरक्षण न हो, जिसे भरपूर प्यार न मिल रहा हो, परिवार का साथ न मिल रहा हो, जो परिवार से थोड़ा अलग कट गया हो, वो अकेलेपन का शिकार हो गया हो, ऐसे में यदि उसे बाहर से थोड़ा सा भी जो है प्यार मिलेगा तो फिसल सकती है। और वो सिर्फ अंतर्मुखी है, अपने बारे में सोच रही है। अपने में अकेली पड़ गई लड़की जैसे ही किसी लड़के के संपर्क में आती है उसे अपना हमदर्द समझ बैठती है और उसके बहकने की, उसके कदम भटकने की संभावना और भी बढ़ जाती है। लगता है अपने परिवार से कटी रचना के साथ ऐसा ही है। यदि सचमुच ऐसा है तो तुम्हें और भी सावधानी से काम लेना होगा, अन्यथा उसे समझाना मुश्किल होगा, उल्टे तुम्हारी दोस्ती में दरार आ सकती है। माँ अपनी बेटी वसुधा को समझा रही है कि रचना का जो मामला है उसे बहुत ही सावधानी और सतर्कता के साथ जो है संभालना पड़ेगा, उसे समझाना है, लेकिन सचेत होकर के, क्योंकि ऐसी लड़कियां जो परिवार के प्रेम की कमी से या पर्याप्त प्रेम न मिलने के कारण किसी दूसरे लड़के के प्रेम के जाल में फंस जाती हैं या उसकी बातों में आ जाती हैं, इनको समझाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि समझाने जाएंगे तो बात को उल्टे ही समझते हैं और ऐसे में जो है सुधार या उसे समझा पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक अच्छी सहेली के नाते तुम उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करो, मतलब उसके परिवार का बैकग्राउंड पता करो। अगर लगे कि वह अपने परिवार से कटी हुई है तो उसकी इस टूटी कड़ी को जोड़ने का प्रयास करो।
मतलब उसके परिवार के साथ उसको जोड़ने का प्रयास करो। जैसे तुम मुझे पत्र लिखती हो, उससे भी कहो वह अपनी माँ को पत्र लिखे, अपने घर की भाई बहनों की बातों में रुचि ले, अपनी समस्याओं पर माँ से खुलकर बात करे और उनसे सलाह ले। यदि उसकी माँ इस योग्य न हो तो वह अपनी बड़ी बहन या भाभी से निर्देशन ले, मतलब ये कि बड़ी बहन या भाभी से सलाह ले। यह भी संभव न हो तो अपनी किसी समझदार सहेली ये या रिश्तेदार को ही राजदार बना ले, मतलब उसको हमराज बना ले, उसको अपने मन की बातें बताए। घर में किसी से भी बातचीत का सिलसिला जोड़कर वह अपनी समस्या से अकेले जूझने से निजात पा सकती है। मतलब ये कि जो वर्तमान समस्या रचना के सामने है, रचना उस समस्या से छुटकारा पा सकती है। निजात पाना, छुटकारा पाना। बेशक उसे जो है अपने परिवार के किसी सदस्य, माता पिता या भाई बहन या भाभी या अन्य कोई रिश्तेदार हो, उससे वो खुलकर बात करे, अपनी समस्या से अवगत कराए, अपनी प्रसंग को बताए। निश्चित ही उसको जो है मार्गदर्शन मिलेगा, सुझाव मिलेगा। नहीं तो तुम तो हो ही, ऐसे समय वह तुम्हारी बात न सुने, तुम्हें झटक दे, तब भी उसकी वर्तमान मनोदशा देखकर तुम्हें उसकी बात का बुरा नहीं मानना है। बेशक अच्छे दोस्त या अच्छी सहेली ऐसी ही होती हैं। उसका मूड देखकर उसका मन टटोलो और उसे प्यार से समझाओ। अर्थात यहां पर जो है सहेली को समझाने के लिए मां कहती है, हार मत मानो, निराश मत हो। एक शुभचिंतक सहेली के नाते ऐसे समय तुम्हें उसे इसलिए अकेला नहीं छोड़ देना है कि वह तुम्हारी बात नहीं सुनती या तुम्हारी बात का बुरा मानती है। तुम साथ छोड़ दोगी तो वह और टूट जाएगी। अकेली पड़कर वह उधर ही जाने के लिए कदम बढ़ा लेगी जिधर जाने से तुम उसे रोकना चाहती हो। यहीं पर तुम्हारे धैर्य और संयम की परीक्षा है। मां ने अपनी बेटी सुगंधा को बहुत ही अच्छे से समझाया कि तुम्हें भी निराश नहीं होना है, हौसला रखना है। हो सकता है रचना तुम्हारी बात को न समझे, लेकिन फिर भी तुम्हें जो है कोशिश करते रहना है। अगर जरूरी समझो तो सहेली के कथित दोस्त या प्रेमी लड़के से भी किसी समय बात कर सकती हो। उसकी मंशा जानकर, उसकी इरादे, उसकी इच्छा जानकर उससे अपनी सहेली को अवगत करा सकती हो या आगाह कर सकती हो, सचेत कर सकती हो। यदि तुम्हें लगे कि लड़का निर्दोष है, निश्चल है, अपने प्यार में सच्चा या अडिग लगता है, तो दोनों को पढ़ाई के अंत तक प्रतीक्षा करने और तब तक केवल दोस्त बने रहने का परामर्श दे सकती हो। मतलब ऐसा सलाह दे सकती हो, सुझाव दे सकती हो कि जब तक जो उनकी पढ़ाई खत्म नहीं हो जाती तब तक सिर्फ दोस्त और दोस्त बनकर ही रहें। पर यहां भी तुम्हें सतर्कता बरतनी होगी, सावधानी बरतनी होगी। रचना को विश्वास में लेकर दोस्ती के दौरान उससे कोई गलत कदम न उठाने का वायदा लेना होगा, वरना दूसरों की आग बुझाते अपने हाथ जला लेना कोई अनहोनी या असंभव बात नहीं। इसलिए मैंने कहा है यह तुम्हारी सूझ समझ की भी परीक्षा होगी। और एक बात, यह मत समझना कि सलाह केवल तुम बेटी हो इसलिए दी जा रही है। यही सलाह कोई भी माँ अपने पुत्र को भी देगी। ये बातें बेटा बेटी के लिए समान रूप से लागू होती है। मैं इसके लिए परिणाम की प्रतीक्षा करूंगी। अगले पत्र में जानकारी दोगी ना तुम्हारी माँ। यह पत्र सुनो किशोरी पत्र संग्रह से लिया गया है। इस तरह से हमने यहां पर देखा कि माँ ने जो है अपनी बेटी सुगंधा को कितनी अच्छी तरह से समझाया कि वो अपनी सहेली रचना के प्रेम प्रसंग को किस तरह से संभाले, किस तरह से वो रचना को समझाए, और माँ कितने अच्छे से, कितने सलीके के साथ रचना को समझाने की बात को लेकर वसुधा को भी समझाती है, और उसके माध्यम से आज के जो किशोरावस्था में कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र हैं उनको भी समझाया गया है कि हमारी जड़ें हमारी परंपराओं से ही मजबूत होती हैं।
हमारे अच्छे संस्कारों से ही मजबूत होती हैं। जो हमारे संस्कार होते हैं वो हमें अच्छे और बुरे के बीच के फर्क को समझाते हैं। वही हमें इस योग्य बनाते हैं कि हमें कौन सा कदम कब उठाना चाहिए। बेशक कॉलेज जीवन में प्रेम प्रसंग में फंसना, शादी जैसी बातों को के बारे में सोचना निरर्थक है। दोस्त बने रहना चाहिए, अपने मुकाम को प्राप्त करना चाहिए, पढ़ाई को पहले जो पढ़ाई करने का लक्ष्य है उसे पूरा करना चाहिए, उसके बाद जो है शादी के बारे में सोचना चाहिए। चलिए हम लोग जो है स्वाध्याय की तरफ बढ़ते हैं। स्वाध्याय आकलन। धरती पर तुम्हारे आधार के साथ ये आधार जुड़े होने चाहिए, तुम्हारे परिवेश का, तुम्हारे संस्कार का, तुम्हारी सांस्कृतिक परंपरा का, तुम्हारे सामर्थ्य का। अंतर स्पष्ट कीजिए। रूढ़ि और परंपरा में रूढ़ि स्थिर होती है, परंपरा निरंतर गतिशील रहती है। रूढ़ि अपना अर्थ खो चुकी है, परंपरा समय के साथ बहती निर्मल धारा है और नए नए मूल्यों को अपने में समाहित करती रहती है, पुराने अनुपयोगी चीज़ों को छोड़ देती है। कारण लिखिए। सुगंधा का पत्र पाकर लेखिका को खुशी हुई क्योंकि वह उनकी बेटी है और अधिकार की बात कर रही है। पश्चिमी मूल्य रूपी फल हमारे किसी काम के नहीं होंगे क्योंकि हमारे यहाँ वे पौधे फलीभूत नहीं होंगे। शब्द संपदा। शब्द युग्म को पाठ के आधार पर पूर्ण कीजिए। छत विछर, आदान प्रदान, सूझ बूझ, सोच विचार। अभिव्यक्ति। विद्यार्थी जीवन में मित्रता का महत्व, इस विषय पर अपना मंतव्य लिखिए। देखिए ये अभिव्यक्ति है, स्वमत देना पड़ता है, अपना मत लिखना है, अपना विचार लिखना है। मैंने यहाँ पर आदर्श नमूना के रूप में प्रस्तुत किया है अपना विचार। हो सकता है कि आपका विचार थोड़ा अलग भी हो, आप अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र हैं। विद्यार्थी जीवन में मित्रता का बहुत महत्व है। विद्यार्थियों का जीवन एकदम स्वतंत्र होता है, उनकी अवस्था में भी अल्हड़पन और किशोरावस्था की मस्तियां भरी होती हैं। उन पर हम उम्र समूह का अधिक प्रभाव पड़ता है। पढ़ाई के साथ साथ उनकी शरारतें भी चलती रहती हैं। ऐसे में एक सच्चा मित्र आवश्यक होता है जिसके साथ अंतरंगता हो, जो सारी बातें जानता हो। विद्यार्थी अपने मित्रों के साथ घुल मिलकर रहते हैं और सारी बातें एक दूसरे को बताते हैं। मित्र कई बार सही मार्गदर्शन भी करता है और भटकने से बचाता भी है। इतना ही नहीं, पढ़ाई लिखाई में भी वे एक दूसरे को सहयोग करते हैं। दूसरा, युवा पीढ़ी किस ओर, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। युवा पीढ़ी किसी भी देश का भविष्य होता है, वह देश का भावी कर्णधार होता है, इसलिए उनमें अच्छे नागरिक के गुण होने चाहिए। अपनी परंपरा व संस्कृति से जुड़ाव होना चाहिए, पर आज के युवा पीढ़ी पर आधुनिकता व पाश्चात्य संस्कृति का भूत सवार हुआ है। पाश्चात्य संस्कृति का नयापन और तड़क भड़क उन्हें भाता है। उन्हें विदेशी रहन सहन, खान पान और संस्कृति अच्छी लगती है और उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। दरअसल वास्तविक धरातल से न जुड़े रहने के कारण वे अच्छे बुरे के अंतर को नहीं समझ पाते हैं और सिर्फ बुराइयों को ही अपनाते हैं, जिसके कारण उनका जीवन प्रभावित होता है। गहराई में न उतर पाने के कारण वे तालमेल नहीं बैठा पाते हैं और अंत में उनका व्यक्तित्व भी इससे प्रभावित होता है। बेशक इन कारणों से नैतिक पतन होता है और इस तरह युवा पीढ़ी गुमराह होती है। आपका विचार हो सकता है थोड़ा अलग भी हो, आप अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र हैं। पाठ पर आधारित लघुत्तरी प्रश्न। उड़ो बेटी उड़ो पर धरती पर निगाह रखकर, इस पंक्ति में निहित सुगंधा की मां के विचार स्पष्ट कीजिए। उपर्युक्त पंक्ति के माध्यम से सुगंधा की मां अपनी बेटी को समझाती है कि सपना देखना और उसे पूरा करने के लिए भरसक प्रयास करना हर एक व्यक्ति का कर्तव्य व अधिकार है, पर सपनों को पूरा करते समय उसे अपनी संस्कृति, सभ्यता व अपने कुल की मान मर्यादा का भी ध्यान रखना चाहिए। अपनी वास्तविकता को कभी भूलना नहीं चाहिए, उसे हमेशा ध्यान में रखकर ही कदम आगे बढ़ाना चाहिए। अपनी जड़ों से व अपनी धरती से अलग होकर कोई भी मनुष्य सुखी नहीं रह पाता।
कहने का तात्पर्य है कि हमारी संस्कृति, सभ्यता, बोली, भाषा और अपनों की आत्मीयता इतनी अधिक होती है कि एक झटके में इससे अलग होकर हम सुखी नहीं रह सकते हैं। तरक्की व विकास के लिए उड़ान भरना आवश्यक है, पर अपने मूल को व वास्तविक धरातल को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। खास करके अपनी परंपराओं को और रीति रिवाजों को जो संस्कारगत होती हैं उसे कभी नहीं त्यागना चाहिए। पाठ के आधार पर रूढ़ि, परंपरा तथा मूल्यों के बारे में लेखिका के विचार स्पष्ट कीजिए। लेखिका ने रूढ़ि को अनुपयोगी और स्थिर बतलाया है, जो कि काल बाह्य हो चुका है, मतलब आउटडेटेड। परंपरा को गतिशील बतलाया है, जो नदी की निर्मल धारा के समान प्रवाहमान है। अपनी गंदगी अर्थात सड़ी गली रूढ़ि को बाहर फेंकता जाता है और अच्छाइयों को ग्रहण करता जाता है। लेखिका के कहने का तात्पर्य यह है कि विदेशी या पश्चिमी संस्कृति की अच्छाइयों व उपयोगी मूल्यों को अपने में समाहित कर लेता है, जिसके फलस्वरूप हमारी परंपरा और अधिक संपन्न, उपयोगी और शक्तिशाली बन जाती है। साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान। आशा रानी बोरा जी के लेखन कार्य का प्रमुख उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी रही महिलाओं के जीवन संघर्ष को चित्रित करना और वर्तमान नारी वर्ग के सम्मुख आदर्श प्रस्तुत करना ही उनका प्रमुख उद्देश्य था। आशा रानी बोरा जी की रचनाएं भारत की प्रथम महिलाएं, स्वतंत्रता सेनानी लेखिकाएं, क्रांतिकारी किशोरी, स्वाधीनता सेनानी, लेखक, पत्रकार। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को पाठ समझ में आ गया होगा। यदि किसी भी तरह की शंका है तो उसका समाधान किया जाएगा। कृपया वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या से मुझे अवगत कराएं। बेशक दूसरी बार भी वीडियो देखें। थोड़ा इस पत्र की शब्दावली साहित्यिक है, जिसमें रूढ़ि और परंपरागत जो है बातों का जिक्र किया गया है, इसलिए इसे आसानी से समझ पाना या विषय वस्तु को याद रख पाना थोड़ा मुश्किल है। यदि 2 बार 3 बार पढ़ा जाए तो निश्चित ही उसमें सहूलियत मिलेगी। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। धन्यवाद।